गाइस आज से हम लोग क्लास 12th की मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ ना बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं ये बिल्कुल भी मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ पढ़ा है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग ना सारे बेसिक्स ही कवर कर लेंगे। ठीक है, सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे, और जब हमारे ये सारी बेसिक्स कवर हो जाएंगे ना तो फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, यानी कि जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिकली जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है, क्लास 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में आपने जो भी पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन जो चैप्टर है ना वो 11th में भी आता था, तो एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, देखो 11th में आपने सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज योर सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि होता था सेट्स। अब बेसिकली ये सेट का मतलब क्या होता है आप लोगों का, है ना, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, घबराना मत, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो सेट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं सेट की डेफिनेशन लिखूँ ना तो सेट क्या होता है आप लोगों का, अ सेट इज अ कलेक्शन। ठीक है, अभी एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑफ वेल डिफाइंड, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। भाई ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है आप कुछ भी ले सकते हो, आप पेन्स ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो। भाई कलेक्शन का मतलब तो समझते हो ना। देखो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आपके पास में ग्रुप है, लेट से मेरे पास में मैं बोलूँ कि मेरे पास में मान लो पेन्स का कलेक्शन है, मेरे पास में बुक्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब होता है जब मेरे पास में कोई चीज़ें दो या दो से ज़्यादा होती हैं तो कलेक्शन हो जाता है ना वो। ठीक है, जैसे पेन का कलेक्शन, बुक्स का कलेक्शन, ज्वेलरीज का कलेक्शन। ठीक है, तो कलेक्शन तो हमें समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट मतलब वही पेन, बुक, है ना, ये सब। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेल डिफाइंड, एक्चुअल में वेल डिफाइंड का मतलब पता है क्या होता है, देखो वेल डिफाइंड का अभी पहले मैं आपको मतलब समझाऊंगा। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, विच डू नॉट चेंज। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। विच डू नॉट चेंज, जो क्या नहीं होता है बेसिकली आप लोग का, विच डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये क्या कहना चाहता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से सेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल क्या है मेरे पास में, लेट से मैंने बोला कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें बेसिकली नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बताना है जो कि लेस देन 5 हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटे, 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना उनका आपको कलेक्शन बताना है। ठीक है, अब कई बच्चों को तो यही पता नहीं होगा कि यार ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास में, है ना। तो अगर जिनको ये नहीं पता है ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले मैं उनको यही बता देता हूँ। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं ना जिनको हम एन से डिनोट करते हैं, ये पता क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलते ही जाते हैं, है ना। इसके लिए 3 डॉट लगा लेते हैं। ये जो 3 डॉट होते हैं ना इनका मतलब पता क्या होता है, पहले डॉट का मतलब होता है एंड, दूसरे वाले डॉट का मतलब होता है सो, और तीसरे वाले डॉट का मतलब होता है ऑन, यानी कि एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होते, चलते ही जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो ये हो गए। अब देखो हमें क्या बोला था, हमें बोला था 5 से छोटे नेचुरल नंबर बता दो यार आप लोग। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, 1, 2, 3, 4।
ठीक है। तो 1 2 3 4 यही तो होंगे 5 से छोटे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो एक कलेक्शन हो गया ना, ये कलेक्शन मतलब ग्रुप है, नंबर्स का कलेक्शन नहीं हो गया, ये सोच के देखो कलेक्शन होना चाहिए था ना। देखो सेट क्या होता है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन, मतलब ग्रुप होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, 4 नंबर्स है ना, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। सोचो आपके पास में ना दुनिया में 10 लोग हैं, मान लो आपके पास में 10 पीपल है, और उन 10 लोगों से अगर आप पूछो, ठीक है, अगर वो 10 लोग पढ़े लिखे हैं, उनसे अगर आप पूछोगे ना बताओ भाई 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या है, तो वो बोलेंगे 1 2 3 4, सबका आंसर सेम ही तो होगा। अगर आप जिससे भी पूछोगे कि भाई मुझे बताओ 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हैं, तो वो क्या बोलेगा बताओ, 1 2 3 4 ही तो बोलेगा ना, यानी कि हर किसी का आंसर तो सेम ही रहेगा। तो जब हर किसी का आंसर सेम हो, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, जब हर किसी का आंसर सेम हो, अगर आप 10 लोगों से पूछोगे ना 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, तो क्या बोलेगा 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है ना हर किसी का, वो क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा। और क्योंकि आंसर सेम रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़ आप लोग की वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ही होता है जो हर किसी के लिए सेम हो, और अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये क्या बन जाएगा बताओ, आप लोगों का सेट बन जाएगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ये क्या बन गया बताओ, आप लोगों का सेट बन गया। अब सेट लिखने का एक तरीका होता है, जैसे ये आपने जो लिख दिया ना, ये सेट तो बन गया। अब सेट लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लोगों ने ये जो लिखे हैं ना नंबर्स लिखे हैं, इनको कॉमा से सेपरेट कर दो इस तरीके से, और ऐसे वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट तो आप जानते ही होंगे, इनको करली ब्रैकेट बोलते हैं ना। ये जो ब्रैकेट होते हैं ना आपके पास में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, दीज आर योर करली ब्रैकेट, ठीक है, इनको हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं। ओके जी, आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेट को आप नाम भी दे सकते हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट था ना, तो हम लोगों ने सेट को नाम दे दिया, नेचुरल नंबर का सेट था तो कैपिटल एन लिख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे मत लिख देना, जैसे आप लोगों ने ये सेट लिखा ना 1 2 3 4, जैसे हमने ये सेट लिखा, क्या लिखा हमने सेट बताओ, हमने ऐसे लिखा ना 1 2 3 4, ऐसे तो लिखा था हमने सेट, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया था। तो ऐसे कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसे स्मॉल लेटर से मत लिख देना कि स्मॉल एन से लिख देना, ये गलत है, ठीक है। मतलब वैसे गलत तो नहीं होता, बट माना ये जाता है, ऐसा कन्वेंशन है कि आप कैपिटल से ही लिखो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, बस सिंपल सी बात ये समझ लो आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 ये एक सेट होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ ना जो सेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, सेट के अंदर ये कुछ मैंने लिखा है ना जो 1 2 3 4, ये सेट के क्या कहलाते हैं बेसिकली, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सेट के अंदर ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ना, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। ये सेट के क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स बोल लो, या फिर कई लोग इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट भी बोल सकते हो आप लोग, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की जो बात है ना वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने आपको देखो एक ऐसा एग्जाम्पल दिया था जो कि सेट था, अब एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो कि सेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग जो सेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कलेक्शन लिख रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपको वर्ल्ड के क्या करने हैं यहाँ पे, बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं आप लोग को, 3 बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं भाई, लेट से कुछ लोग ले लेते हैं हम लोग, लेट से एक है हमारे पास में चिंटू, ठीक है, एक है हमारे पास में क्या, मिंटू, ठीक है, चिंटू मिंटू, और एक और कौन है हमारे पास में बताओ, पिंटू। ये 3 लोग हैं, ठीक है, चिंटू मिंटू और पिंटू। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ भाई, जैसे चिंटू से पूछा मैंने बताओ 3 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ठीक है। चिंटू से मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई 3 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो मान लो उसने बोला कि भाई मेरे हिसाब से तो विराट कोहली बेस्ट है, ठीक है। उसने बोला रोहित शर्मा बेस्ट है, ठीक है, रोहित शर्मा बेस्ट है, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा या MS धोनी, इसने अपने 3 बेस्ट क्रिकेटर बता दिए। अब मिंटू से पूछा, मिंटू भी अपने 3 बेस्ट क्रिकेटर बता देगा, मान लो उसने बोल दिया भाई मेरे हिसाब से AB डिविलियर्स बेस्ट है, AB डिविलियर्स, ठीक है, डिविलियर्स लिख दो, ठीक है, लिख ही दो यार पूरा AB डिविलियर्स, ठीक है। और क्या बोला उसने, हार्दिक पांड्या बेस्ट है मान लो उसके हिसाब से, ठीक है।
दिनेश कार्तिक बेस्ट है उसके हिसाब से, तो भाई इसके हिसाब से तो अलग होगा कि नहीं होगा बताओ। तो चिंटू के हिसाब से 3 बेस्ट क्रिकेटर वर्ल्ड के कोई और है, मिंटू के हिसाब से 3 बेस्ट क्रिकेटर कोई और है। ये तो भाई पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना, समझ पा रहे हो बात को। ऐसे पिंटू के भी अपने 3 अलग होंगे कि नहीं होंगे बताओ, समझ पा रहे हो बात को। यानी कि ये जो चीज़ है ना आप लोगों की 3 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, भाई ये वेल डिफाइंड थोड़ी ना है, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये जो चीज़ है आप लोग की ये वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर ये सेट भी नहीं हुआ, नॉट अ सेट। समझ पाई आपको बात बताओ। तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। आई होप आप लोग को ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहले आपको ये वाली बात बताओ, ये बात समझ में आई ना, कौन सेट होता है कौन सेट नहीं होता है, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर पल्ले पड़ी बताओ, ठीक है। अब ये सेट को लिखने का तरीका था ये, ठीक है, जो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया ना सेट को लिखने का, कि ऐसे आप एलिमेंट्स लिख दो, जैसे ये एलिमेंट्स तो थे, तो एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर दिए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ आप लोग को, यहाँ पे मैं आप लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी बता देता हूँ कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ओके जी। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखो सबसे पहली फॉर्म जो होती है ना आप लोग की, वो होती है आपके पास में कौन सी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, वो रोस्टर फॉर्म। अभी हम 11th का रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम अभी थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, जब 11th का समझ आ जाएगा ना पूरा, एक बार 11th का रिवाइज कर लेंगे, फिर 12th का स्टार्ट कर देंगे। तो रोस्टर फॉर्म का एक और नाम भी होता है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है बताओ आप लोगों की। देखो बहुत आसान है, जैसे मान लो कोई कलेक्शन ले लेते हैं, पहले कलेक्शन लिख देंगे ना यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ, तो पहले कलेक्शन लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वावल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी वावल्स होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी वावल्स होते हैं उनका कलेक्शन बताना है आप लोगों को, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वावल्स होते हैं बताओ भाई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 ही तो वावल्स होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म पता क्या कहती है, कि जो पहले आपके एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो, ठीक है। अच्छा ये सेट तो होगा ना, कलेक्शन ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, भाई ये सेट तो है। क्यों सेट है, क्योंकि आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावल्स बताओ जरा कौन कौन से, तो वो ए, ई, आई, ओ, यू तो बोलेगा, है ना। तो बेसिकली ये आप लोग का सेट हो गया एक। अब सेट है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कॉमा से सेपरेट कर दो इस तरीके से, कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, बस एलिमेंट्स लिखे, कॉमा के अंदर, कॉमा से सेपरेट करें और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और क्योंकि ये वॉवल्स का सेट था तो मैं इसको कैपिटल वी नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा एक एक सेट के अंदर ना रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, जैसे ये भी आपने पढ़ा होगा, मान लो एक सेट है ना हमारे पास में, ऐसा लिख दिया मैंने ए बी सी और फिर ए लिख दिया, तो यहाँ पे 2 बार ए लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक ही बार माना जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ ना इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप क्या बोलते हैं 1 2 3 4, नहीं, लेकिन इसके अंदर 4 एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि 2 बार ए है ना, उसको एक ही बार मानना है, ठीक है। सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउड थोड़ी होता है, ठीक है। आई होप आपको सबसे पहले फॉर्म तो समझ में आ गई होगी। अब दूसरी फॉर्म लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पता कौन सी होती है आपके पास में, सेकंड फॉर्म होती है आप लोग की कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का एक और नाम भी होता है, कई लोग इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल देते हैं, तो आप इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है जी। प्रॉपर्टी फॉर्म होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे इसी को लिखूँ अगर मैं, जैसे ये रोस्टर फॉर्म वाला सेट था ना, इसी को अगर मैं किस में लिखूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, देखो प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे ये वॉवल्स का सेट था ना, तो मैंने वी लिख दिया इज इक्वल टू, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आप लोगों के, देखो एक प्रॉपर्टी लिखनी है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना पहले सारे के सारे, देखो ए ई आई ओ जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म पता क्या बोलती है। देखो जब आप लोग 12th के
इसकी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस करोगे ना 1.1 के, तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में ही मिलेंगे। तो इसको अच्छे से देखना है एक एक बच्चे को, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आप लोगों के, ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स को एक्स मान लिया। अब आपको बताना पड़ेगा एक्स क्या है, तो हमने लिखा एक्स और यहाँ पे ऐसे दो बिंदियाँ लगा दी। ये जो दो बिंदियाँ होती है ना आप लोग की, ये दो बिंदियों का मतलब पता क्या होता है, वैसे तो इंग्लिश में इनका नाम होता है कॉलन, बट इनका मतलब पता क्या होता है, इनका मतलब होता है सच दैट। सच दैट बोले तो कुछ इस प्रकार है ना। कॉलन बोला ना हमने, तो कॉलन मतलब सच दैट, कुछ इस प्रकार है, मतलब एक्स इज सच दैट, एक्स कुछ इस प्रकार है क्या, कि एक्स इज अ वॉवल। अब एक्स बता दो ना, क्या बोल दोगे, एक्स इज अ वॉवल, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक्स क्या है बताओ आप लोग को, एक वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट का। बस क्या ही दिक्कत है बताओ आप लोग की। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म लिखने में तरीका समझ गए ना आप लोग। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक्स मान लो और फिर क्या बोलोगे, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ आया कि नहीं है आपको। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे इसी सेट को लिखना होता, मान लो हमें, जैसे मान लो अभी हमने पीछे एक सेट लिया था ना, ये वाला सेट था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अब ये तो देखो हमने कौन सी फॉर्म लिखी है बताओ, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ना, ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म है। अब इसको अगर मेरे को कौन सी फॉर्म में लिखना है बताओ, इसको मेरे को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ। लिखते हैं जरा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे, कैपिटल एन लिख दिया मैंने। अभी जितने भी एलिमेंट्स है, देखो जितने भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट को क्या बोल दिया हम लोगों ने, सारे एलिमेंट को हमने क्या बोला, सारे एलिमेंट को एक्स बोल दिया। तो एक्स इज सच दैट, अब ये क्या है बताओ, 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर है ना यार। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स क्या है बताओ आप लोगों को, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 5 है, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं ना, एक्स एक नेचुरल नंबर है, फिर तो 1 2 3 4 5 6 सारे आ जाते हैं ना, एंड सो ऑन तक। तो हमने बोला एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर तो है, बट एक्स की वैल्यू क्या है, 5 से लेस है, ठीक है भाई। कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो एक्स क्या है यहाँ पे, 5 से लेस है, तो 1 2 3 4 आ जाएंगे बताओ। तो ये फॉर्म कौन सी फॉर्म हो गई बताओ आप लोग की, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 5, ठीक है। तो बात समझ आएगी नहीं आई आप लोगों को। तो ये हो गई हमारे पास में सेकंड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं जरा यहाँ पे, दैट इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो सबसे आसान सी फॉर्म है। देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब पता क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो जैसे इसी सेट को देखो हमने क्या करा था ना, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट थे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट थे। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में पता क्या करना होता है, इस तरीके से गोला बना दो, इस तरीके से गोला बना दिया हम लोगों ने, और जो सेट का नाम है वॉवल्स का सेट है ना, तो वी लिख दो, और वॉवल्स के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट थे, कौन कौन से थे, मतलब जो भी एलिमेंट्स थे, ए ई आई ओ यू, वो लिख दो। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख दोगे, ए ई आई ओ यू। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जब आप गाइस क्लास 12th के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो आपको एक सिंबल वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। पता कौन सा वाला सिंबल, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो ख़त्म हो गया हमारे पास में, बट ये वाली बात आप नोट करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। क्योंकि आपको जब क्लास 12th के क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना एक्सरसाइज के, तो आपको वहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से यूज़ होगी, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे बॉक्स में बना करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाली बात देखो, एक साइन होता है आप लोग का, ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला, ये पता क्या होता है, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ऐसे ई बना होता है ना, ये साइन होता है आप लोगों का किसका, एप्सिलॉन का साइन होता है, ठीक है, एप्सिलॉन का। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर इसी पे ऐसा कर दे क्रॉस, तो इसका मतलब होता है फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब वो चीज़ फिर बिलोंग नहीं करती है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मान लो मेरे पास में कोई ए सेट है, ठीक है। ए सेट क्या है, मान लो मेरे पास में 1 2 3 4, ये मेरे पास में मान लो कोई ए सेट है। अब मैं आपसे अगर पूछूँ, मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ ये जो 5 है ना, 5 बताओ, ये 5 इस ए सेट को बिलोंग करता है नहीं करता, बताओ। 5 क्या इस ए सेट में आ रहा है, बताओ नहीं आ रहा है सर, तो आप ऐसा लिख दोगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
ठीक है, अगर ऐसा साइन मार दी ना तो इसका मतलब ये 5 ए को बिलोंग नहीं करता। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूँ 3 क्या ए सेट में आता है, बताओ ये जो 3 है ना क्या ये ए सेट में आ रहा है, यस, तो 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप सबसे पहले ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में आता है ना, जैसे देखो 1 2 3 4 इस सेट में आ रहे तो आप बिलोंग्स टू लिख दोगे। अगर जैसे 5 इस सेट में नहीं आ रहा था तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या, दैट इज योर सबसेट। ठीक है, एक टर्म और हमें समझनी होती है, सबसेट। 11th का सबसेट समझ लेंगे अभी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ लेंगे और फिर रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसेट समझते हैं। सबसेट्स, देखो सबसेट का मतलब पता क्या होता है, एक एक सेट का जो सब पार्ट होता है ना वही सबसेट कहलाता है। जैसे समझाता हूँ मैं आप लोग को, जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, लेट से एक सेट ले लेते हैं हम लोग, ये मान लो मेरे पास में ए सेट है, ए सेट क्या है मेरे पास में 1, चलो 1 लिख लेते हैं या सिर्फ चलो 1 ही लिख लेते हैं। एक सेट है मेरे पास में, ए सेट है 1। अब इस सेट 1 के कितने सबसेट बनेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस सेट के ये जो ए सेट है ना इसके कितने सबसेट बनेंगे ये हमको बताना है। ठीक है, देखो इस ए के मुझे कितने सबसेट बनेंगे, देखो पहले एक चीज़ तो समझो आप लोग कि जैसे एक सबसेट होता क्या है, एक सेट का सब पार्ट कैसे बनता है। देखो किसी भी सेट के ना 2 सबसेट जरूर होते हैं। जैसे आपके पास में अगर कोई भी सेट दे दिया ना तो उसके 2 सबसेट जरूर होंगे। कौन कौन से, एक होता है उसका ये, अगर आप कोई एलिमेंट ही ना डालो जिसको बोलते हैं खाली सेट है ये तो, ठीक है, इसको बोलते हैं नल सेट। इसके लिए आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, देखो कोई एलिमेंट है नहीं ना इसके अंदर, या फिर आप ये वाला फाई का भी यूज़ कर सकते हो, इसको फाई पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, फाई, इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट मतलब किसी भी सेट के 2 सबसेट जरूर होते हैं। जैसे भाई आपने कोई एलिमेंट ही नहीं लिया तो उसको बोलते हैं नल सेट, या आप यही वाला एलिमेंट ले सकते हो, बताओ और क्या पॉसिबिलिटी है, यही तो ले सकते हो भाई, या तो आप कोई एलिमेंट लो ही ना। देखो किसी भी सेट के 2 सबसेट जरूर होते हैं, एक होता है नल सेट और एक होता है पूरा का पूरा वो सेट। तो बस इसमें तो एक ही एलिमेंट था। तो अगर आप देखो ना इस ए सेट के कितने सबसेट बने, यहाँ पे चेक कर लो, इस ए सेट के कितने सबसेट बने, यहाँ पे 2 सबसेट बने। टेंशन मत लो, अगर चीज़ को समझ नहीं है ना अभी और समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई बी सेट है, लेट से हमारे पास में कोई बी सेट है, बी सेट है आप लोग का 1 और 2। अब मुझे बताना है इसके कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूँ आपको डायरेक्ट इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि इसके 4 सबसेट बन रहे हैं, अभी अभी टेंशन मत लो, अभी समझाऊंगा। ठीक है, देखो किसी भी सेट के 2 सबसेट जरूर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है खाली सेट, तो मैंने यहाँ पे खाली सेट बना दिया, और एक होता है पूरा वो सेट, तो पूरा वो सेट बना देंगे, तो 1 और 2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 सबसेट तो हो गए। अब अगला क्या है भाई, एक बार आप सिंगल 1 ले लो, तो मैंने सिंगल 1 ले लिया, एक बार आप सिंगल 2 ले लो, तो मैंने एक बार सिंगल 2 ले लिया। देख लो कितने सबसेट बन गए, इसके 4 सबसेट बन गए। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी मुझे कैसे पता चला कि इसके 4 सबसेट बनेंगे वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बन चुके हैं बताओ, यहाँ पे 4 सबसेट बन चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा ये तो चलो हम लोगों ने बी सेट लिया, मान लो आप एक और सेट ले लेते, चलो सी सेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सी सेट, सी सेट क्या ले लिया हम लोगों ने, 1 2 3। अब मुझे बताना इसके कितने सबसेट बनेंगे बताओ, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे बताओ, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसके सबसेट बनेंगे 8। देख लेना कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो किसी भी सेट के 2 सबसेट जरूर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है खाली सेट, तो मैंने बना दिया खाली सेट, नल सेट बना दिया, और एक होता है पूरा आप वो सेट ले लो, कौन सा, 1 2 3, तो मैं पूरा यही ले लेता हूँ, पूरा सेट 1 2 और 3। अब देखो, अब बस आप ये देखो अब आप कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बना सकते हो। जैसे एक बार आप सारे अलग अलग ले लो, मतलब मैंने 1 अलग ले लिया, 2 अलग ले लिया, फिर 3 अलग ले लिया। ठीक है, एक बार तो ये किया, एक बार दो दो ले लो, मतलब पहले 1 और 2 ले लो एक साथ। ठीक है, फिर क्या करो 2 और 3 ले लो, 2 और 3 ले लो, और फिर क्या करोगे आप लोग 1 और 3 ले लो। ठीक है, फिर 1 और 3 ले लिया। अब गिनो जरा कितने सबसेट है। अच्छा कई लोग पता क्या करेंगे, कई लोग ऐसे भी कर देंगे इसको, जैसे मैंने ये बनाया ना, अब कई लोग क्या करेंगे 1 2 तो डाल दिया, फिर 2 1 भी डाल देंगे, ये लो सर एक और सबसेट बन गया, 2 3 डाला, 3 2 भी डाल देंगे। अरे भाई सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने ऐसे 1 2 लिखा हो या 2 1 लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है आप लोग का। ठीक है, ऐसे आगे पीछे से कोई करने से मतलब नहीं है कि कई लोगों ने 1 2 लिखा और फिर 2 1 लिखा, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 2 लिखो या फिर 2 1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोग को बात, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 2 लिखा है ऐसे या फिर 2 1 लिखा है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 8 सबसेट बन गए इसके। ठीक है, तो कितने सबसेट बन रहे हैं बताओ इसके, 8 सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है,
अब मुझे कैसे पता चला इतने सबसेट बन रहे? देखो, अगर आपको पता करना है ना कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, पता क्या? 2 की पावर n। अगर आपको पता करना है ना कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर n लिख दो। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है आप बस ये चेक कर लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है बस आप ये चेक कर लो। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास में, अब ध्यान से सुनना ठीक है, जैसे इस ए सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? एक है ना, एक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ? एक हो जाएगा। जैसे इस बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा बताओ। इस सी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा बताओ। तो 2 की पावर 1 तो कितना होता है? 2 ही होता है ना भाई। किसी की पावर 1 होती है तो वही आंसर आ जाता है। 5 की पावर 1 होगी तो 5 आ जाएगा, 6 की पावर 1 होगी तो 6 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। देखो 4 सबसेट बने। अब यहाँ देखो 3 थे ना, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का? 8 आ जाएगा यहाँ पे। मान लो अगर आपके पास में कोई सेट होता जिसमें 4 एलिमेंट होते, तो 2 की पावर 4 कर लेते, तो 16 सबसेट बन रहे होते। 2 की पावर 4 16 ही तो हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। बताओ आपको बात समझ में आएगी नहीं आई? तो सबसेट आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम लोगों ने समझ लिया और सबसेट भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। दो सेट्स का मैं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास में कोई ए सेट है, लेट से मेरे पास में कोई ए सेट है क्या? 1 2 और 3, ठीक है। ये मेरे पास में ए सेट है और दूसरा सेट है मेरे पास में बी सेट। क्या है आप लोगों का? 4 और 5। अब मेरे को बोला गया कि आप किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो। तो ऐसे लिखते हैं इसको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है। इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं यहाँ पे? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब पता क्या होता है? कि आपको दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। बट मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ये गलत है। या 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भाई ये सब आपको नहीं करना, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप बात को? तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मतलब मल्टीप्लाई बोल लो, वैसे कॉमनली मल्टीप्लाई नहीं बोलते। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए का बी के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर आप इसको ना सिंपल लैंग्वेज में और अच्छी लैंग्वेज में बोल सकते हो, ए क्रॉस बी। मल्टीप्लाई मत बोलना, मल्टीप्लाई क्यों नहीं बोलते मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? देखो, अब भाई दो सेट्स को अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेट ही तो आएगा। जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 करते हो तो 6 आता है ना, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर आता है। तो दो सेट को मल्टीप्लाई करोगे तो सेट ही तो आंसर आएगा। अब क्या आंसर आएगा चेक करना, देखो देखो क्या लिखा है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये लिखा है ना। तो यानी कि पहले ए का एलिमेंट लिखो फिर बी का एलिमेंट लिखो, मतलब 1 को 4 के साथ अटैच कर लो। इस 1 को आप लोग किसके साथ लिख दोगे? यहाँ पे 4 के साथ में, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इसको, देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी था ना, तो कैसे करेंगे इसको? 1 को पहले 4 के साथ लिखो, तो 1 को मैंने किसके साथ लिख दिया यहाँ पे? 4 के साथ। फिर 1 को मैं किसके साथ लिख दूंगा बताओ? 5 के साथ में। अब 1 का काम खत्म हो गया ना, बताओ। 1 को मैंने किसके साथ लिख दिया यार? 5 के साथ में, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग? 2 को लिखेंगे बताओ 4 के साथ में, और 2 को लिख दूंगा मैं 5 के साथ में, ठीक है। 2 को लिख देंगे हम लोग 4 के साथ में, और 2 को लिख देंगे हम लोग क्या यहाँ पे? 5 के साथ में, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग क्या करो? इस 3 को लिखो 4 के साथ में, तो 3 को लिख देंगे हम लोग 4 के साथ, और 3 को लिख देंगे बताओ 5 के साथ में, तो ठीक है। इसको भी लिख दो, 3 को लिख देंगे 4 के साथ में, और 3 को लिख देंगे 5 के साथ में, ठीक है। तो ये जो निकल के आ गया ना आप लोगों का, दिस इज़ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आई आप लोगों को बात? इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसा किया क्या? जैसे हम लोगों ने ए सेट लिया था, नहीं है? ए सेट क्या लिया था बताओ? मैंने ए सेट लिया था मैंने 1 2 3, ठीक है। और बी सेट क्या लिया था बताओ? मैंने 4 और 5, यही तो लिया था। अब क्या मैंने ऐसे किया कि 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 लिख दिया, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 लिख दिया, या 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 लिखा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 लिख दिया, या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 लिख दिया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, हम तो ऐसे क्या कर रहे हैं? उसको उसके साथ लिख रहे हैं, बस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं।
इसको इसके साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिख दिया हम लोगों ने। अगर आपसे कोई पूछे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बताओ, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बताओ, तो जरा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाला ना आपने, बताओ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा भाई, इन्हीं एलिमेंट्स को घुमा दो। देखो होता क्या है ना, जब आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालते हो ना, तो पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, तो पहला एलिमेंट भी ए का होगा फिर बी का होगा। देखो यहाँ पे 1 लिखा है ना, ये 1, तो ये 1 कहाँ का होगा, ए का। देखो पहला एलिमेंट 1 कहाँ का है, ए का ही तो है, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा बी का होगा। देखो ये वाला 1 भी कहाँ का है, ए का। दूसरा वाला एलिमेंट 5 कहाँ का है, बी का। कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, ये 2 5 ले लो, तो 2 कहाँ का है बताओ, ए का, और 5 कहाँ का है बताओ, बी का। मतलब जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे ना, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। अगर हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालते, अगर हम लोग क्या करते, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल रहे होते, तो बताओ इसमें क्या होता आप लोगों का। अगर हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस इन्हीं को फ्लिप कर दो, मतलब 1,4 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 4,1। 1,5 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 5,1। 2,4 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा बताओ, 4,2। 2,5 क्या होता है बताओ, 2 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5,2। 3 4 का उल्टा कितना हो जाएगा बताओ, 4,3। ठीक है, और 3,5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5,3। बस ये कहने का मतलब है। समझ में आई आप लोगों को बात, बताओ। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखो ना, अब कोई भी एलिमेंट उठा लो आप लोग, क्योंकि अब देखो पहले बी लिखा है, तो पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा ए का। जैसे मान लो मैं इसी एलिमेंट को उठा देता हूँ, तो पहला एलिमेंट देखो 5 कहाँ का है बताओ, बी का, और 2 कहाँ का बताओ, ए का। तो पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा ए का होगा। तो जिसमें पहला जो लिखा होगा ना, वो पहले वाले सेट से आएगा, दूसरा वाला दूसरे सेट से आएगा। सिंपल बात ये है। जैसे इसमें देखो ना, इस वाले में 5 और 1 में, तो पहले बी क्रॉस ए लिखा है ना, बी क्रॉस ए बोल लो इसको सिंपल लैंग्वेज में। कॉमनली आप इसको बी क्रॉस ए भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रोनाउंस क्या सही रहेगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है। तो देखो पहले बी क्रॉस ए है ना, तो पहले बी का होगा, यानी कि पहला एलिमेंट किसका होगा बताओ, बी का, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा बताओ, ए का। तो देख लो 5 आपका बी का है, और दूसरा वाला ए का है। समझ पाए ना आप लोग बात को। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स निकाल सकते हो। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं ना, जैसे ये 1,4 आया, 1,5, ये जो कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को, ऐसे 2 एलिमेंट्स लिखे हैं कॉमा से सेपरेट, और इन 2 ब्रैकेट के इस ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के अंदर ये जो मैंने लिखे हैं ना, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, अभी सब जानता हूँ, ठीक है। बट एक बात याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के अंदर क्या आते हैं आप लोगों के, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये मैं आप लोग को समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डालो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं जरा, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको आगे की बात समझा पाऊंगा। पहले आप हेडिंग डाल लो ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर पता क्या होता है, देखो अगर आपके पास में पेयर का मतलब तो समझते हो ना, 2। पेयर का मतलब क्या होता है आपके पास में, 2। तो अगर आपके पास में 2 एलिमेंट्स हैं जिनको आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है, तो उसी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर मतलब 2 है ना, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। मतलब अगर आपके पास में एक एलिमेंट का पेयर हो जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है, तो उसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है बेसिकली, ऐसा भी लिख देना, इनसाइड, इनसाइड पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस, अभी समझ नहीं आया ना ये क्या कहा मैंने, देखो समझाता हूँ। पहले तो ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं ना आप लोगों की, ये वाले ब्रैकेट, इनका एक नाम होता है जिनको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। कई लोग इनको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, बट इनका नाम जो होता है वो मेन पैरेंथेसिस ही होता है, ठीक है। पैरेंथेसिस बोल लो या स्मॉल ब्रैकेट बोल लो, ठीक है। अब जैसे ऑर्डर पेयर क्या होता है, मान लो आपने 2 एलिमेंट लिया, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो आपने 2 लिया और 3 लिया, 2 एलिमेंट आ गए ना। नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जैसे आप ए ले लो, बी ले लो। 2 नंबर लिए, कॉमा से सेपरेट किया, और ये इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, बस पैरेंथेसिस के अंदर ऑर्डर पेयर बन गया। बहुत सिंपल है ये तो। जैसे ए और बी 2 एलिमेंट थे ना, कॉमा से सेपरेट किया और ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दिया, ऑर्डर पेयर बन गया। बताओ। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ ना 2,3 है, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूँ 3,2, तो ये भी तो ऑर्डर पेयर है। कॉमा से सेपरेट कर दिया और पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दिया, तो ये भी तो ऑर्डर पेयर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2,3 और 3,2 बराबर है, चलो चेक करते हैं 2,3 और 3,2 बराबर है या नहीं है, ठीक है। देखो आपने कार्टेशियन सिस्टम तो पढ़ा है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है,
जैसे देखो आपके पास में दो लाइन होती है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक आपके पास में वर्टिकल वाली लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल वाली लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको जीरो बोल देंगे, यहाँ पे वन होता है, फिर यहाँ पॉजिटिव चलते हैं ना 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे चलते रहते हैं, फिर यहाँ पे नेगेटिव चलते हैं -1, यहाँ पे वैसे एक्स डैश होता है, ठीक है, और यहाँ पे वाई डैश होता है। तो -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ ऊपर पॉजिटिव चलते हैं आप लोग के 1 2 3 इस तरीके से, फिर नीचे नेगेटिव चलते हैं -1 -2 -3। ये जो एक्स वाई सिस्टम होता है ना इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन एलिमेंट्स को लोकेट करो जरा, 2,3 2,3 का मतलब है कि x में 2 चलना है, y में 3 चलना है, ठीक है। तो x में 2 के सामने, y में 3 के सामने, तो x में 2 ये रहा और y में 3 ये रहा, तो ये रहा भाई 2,3। दिस इज योर 2,3। मान लो ये कोई आपका a पॉइंट है, ठीक है। अब देखो x में 2 y में 3, अब ये वाला क्या है, पहला x होता है दूसरा y होता है, ठीक है। पहले x से देखते हैं दूसरा y से देखते हैं। तो x में 3 चलो, y में 2 चलो, तो x में 3, x एक्सिस में 3 तो ये रहा ना, और y में 2 ये रहा, तो ये रह गया आप लोग का b पॉइंट, x में 3 y में 2। अब चेक करो जरा क्या a पॉइंट और b पॉइंट सेम है, नहीं सर ये तो डिफरेंट है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर में 2,3 3,2 के बराबर नहीं होता, ठीक है। 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। समझ पा रहे हो ना बात को। तो इसलिए अब देखो आप एक चीज़ चेक करना, ए कार्टेशियन पर बी में क्या आ रहा था 1,4, और इसका उल्टा क्या है 4,1 के, तो क्या 1,4 और 4,1 बराबर है, नहीं सर। 1,5 और 5,1 बराबर है, नहीं सर, अलग अलग है ना ये तो भाई, ये अलग अलग पोजीशन को बता रहे हैं ना ये तो, कि यहाँ पे बता रहा है ए पॉइंट की पोजीशन को, बी पॉइंट की पोजीशन को। तो याद रखना ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये बात नोट करके लिख दो आप लोग, ए क्रॉस बी जो होता है आप लोग का इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी आप लोग का बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखो, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने जरा गिनो तो, 1 2 3 4 5 6, और बी क्रॉस ए के अंदर भी कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में निकाल रहे हो आप लोग, ए क्रॉस बी में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आप लोग किस में निकाल रहे हो बताओ, बी क्रॉस ए में। ये समझ आ रही है ना, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, तो एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में, और यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए में, दोनों बराबर ही आएंगे। तो ये वाली बात आपको नोट करके रखनी है भाई, कि ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब आपको अब ऑर्डर पेयर जब समझ में आ जाता है ना, उसके बाद फिर हम समझेंगे रिलेशंस को, कि रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पे मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है आप लोगों का, और फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ लेंगे, ठीक है। और फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक समझो, ठीक है।